नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम कृतिका भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूं। सभी के जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि कोई भी इंसान होता है या मैं ही क्यों ना हो, मैं लिखता क्यों हूं। हिंदी साहित्य में भी एक आंदोलन चला था कि कवि क्यों लिखता है, कोई इंसान लिखता क्यों है। तो उसका आंसर क्या आया, क्या नहीं आया, सभी ने अलग अलग उसका आंसर दिया। लेकिन यहां हम चर्चा करें जो हमारे निबंध दिया हुआ हमारे पाठ्य पुस्तक में मैं क्यों लिखता हूं, जिनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जिन्हें हम हिंदी साहित्य में अगे के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान हो, भीतरी जो व्यवस्था है अंदर की, यानी किसी भी चीज को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, आपका दिल जो मतलब टूट जाता है किसी चीज को देख करके या किसी बातों को सुन करके, और आप लोग उससे मुक्त होना चाहते हैं, उससे फ्री स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो इंसान भीतरी व्यवस्था को दूर करने के लिए, यानी कि वह जो भीतरी व्यवस्था है वह इंसान को लिखने के लिए प्रेरित करती है कि तुम इसे लिखो। क्योंकि कहा जाता है ना, जब इंसान को कोई भी दुख होता है ना प्यारे बच्चों, जब किसी दूसरे अपने दोस्त को, माता पिता को, किसी भाई बहन को, किसी को बताने से दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वही बात यहाँ है, कवि ने कहा है कि कोई भी इंसान होता है ना, भीतरी व्यवस्था उसे प्रेरित करती है कि तुम लिखो, इस बात से तुम लोग मुक्त हो जाओ, तो इसलिए वह लिखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कवि ने कहा है कि जब हिरोशिमा पर बम गिरा था तो कवि वहाँ की यात्रा करते हैं, वहाँ का अस्पताल जो रेडियम पदार्थ था उनके बारे में उससे विक्षिप्त लोगों को देखते हैं, तो आज भी उसका असर दिखाई देता है। तो जिससे लेखक का जो दिल है वह टूट जाता है, झकझोर दिया जाता है उन घटनाओं को देख करके, तो कवि ने लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कवि जो हैं वो बीएससी थे, लाहौर से उन्होंने बीएससी किया था, और वैसे प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से की थी, यानी कि ये बम बनाने का कार्य भी करते थे, जिसके कारण से इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, जिसमें बहुत बार ये जेल भी गए हैं। इन्होंने 4 तार सप्तकों का संपादन भी किया। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अगे द्वारा कितने तार सप्तकों का संपादन किया गया, तो कितने, 4। एक तार सप्तक में 7 कवि थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। इसे हम लोग ये क्या है, गद्य विधा में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, गद्य विधा में क्या है, एक निबंध है, और इसे हम एक सार के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कंप्लीट ही पढ़ लेते हैं, छोटा सा चैप्टर तो है ही मात्र। मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है लेकिन बड़ा कठिन भी है। बिल्कुल इजी भी है, लेकिन जब उसका आंसर देते हैं ना तो बहुत ही कठिन भी लगता है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। बात तो सही है, जब तक अंदर जो भी बात घटती है, यदि हम लोग उसे बाहर जब तक किसी को बताएंगे नहीं, जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक वह अंदर ही घुटती रहेगी और हमें दुख होता ही रहेगा। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। यानी कि कुछ बातें अपने दिल में होती हैं, उनको हम संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखें या नहीं लिखें, लिख तो सकते हैं, पर लिखना बहुत ही बड़ा कठिन भी होता है, काफ़ी लोगों के लिए वो आसानी भी होती है। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। यानी कि वो बात तो हमेशा लिखनी चाहिए जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, जो दूसरों की सहायता करने के लिए हो, वो बातें तो हमें लिखनी ही लिखनी चाहिए। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं, कि लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। बात तो सही है, यानी कोई कवि तो इसलिए लिखता है कि मैं क्यों लिख रहा हूं, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो मैं जानूंगा कैसे मैं क्या लिख रहा हूं और मैं किस लिए लिख रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, यानी कि अपनी जठराग्नि को समाप्त करने के लिए, अपने भौतिक विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, अपनी लालसाओं को, इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए लिखते हैं, ठीक है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर यानी भीतर की व्यवस्था को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। यानी कि बात तो सही है, जब तक
कोई भी इंसान हो, चाहे कवि हो, लेखक हो, एक सामान्य इंसान हो, जब तक किसी वस्तु को, किसी चीज को देखेगा नहीं, किसी की बात को किसी से सुनेगा नहीं, तब तक वह कुछ भी नहीं ले सकता। और जब वह किसी वस्तु को देखता है और उसको एक अंदर से एक आहट सी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा होना जरूरी था, या ऐसे होने से क्या क्या नुकसान हुए, आज वो नुकसान हमें दिखाई देते हैं, लोगों को जानने के लिए यह सब कवि लिख रहा है और उस व्यवस्था से मुक्त पाने के लिए भी कवि लिखता है। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार क्या होता है, लिखने वाले कवि, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। बात तो से सभी कृतिकार नहीं होते और सभी कृतिकार रचनाएं नहीं लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानव भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यानी कि कोई विचार होता है वह समाप्त हो जाता है। यानी कि मैं रीतिकाल की बात करूँ, रीतिकाल में प्रत्येक कवि है ना, लगभग वो अपने आश्रयदाताओं का बखान करते हैं। यानी कि उनको भारी दबाव होता है कि तुम लिखो मेरे लिए। यानी कोई राजा है और उसका सेवक है, तुम कहते तुम अच्छे लिखते हो, तुम मेरे बारे में लिखो, ऐसा ऐसा लिखो, या तुम मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के बात लिखो, लोगों को पता चले कि मेरी अच्छी पहुंच हो सके, लोग मेरा मान सम्मान करें, ऐसे बातें आप लिखो। तो कुछ बाहरी दबाव होता है, कुछ भीतरी व्यवस्था होती है, कुछ अपने पेट पालने के लिए, कुछ पेट की पूजा करने के लिए, पेट की भूख को समाप्त करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पर कृतिकार का स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता। बात तो सही है। यानी कि एक तो स्वभाव जो होता है इंसान का और दूसरा अनुशासन, इन दो चीजें यदि होती ईमानदारी के साथ में तो व्यक्ति बहुत अच्छा लिख सकता है, कृतिकार बहुत अच्छा लिख सकता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। बात तो सही है। यानी कुछ लोग तो जब तक उनके ऊपर दबाव नहीं आएगा ना, कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे ढीठ होते हैं, नालायक होते, कहते हैं ना कि उसे माता पिता जब तक रोजाना नहीं कहे ना पढ़ो 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 पढ़ो, जब तक वो नहीं पढ़ता है। और वही बात है, 6 बजे की अलार्म बजाई हुई है, उससे पहले आंख खुल गई 5:30, फिर भी बिस्तर पड़ा रहेगा। अरे भाई आंख खुल गई है तो खड़े हो जाइए, अपनी जो दिनचर्या है उसे पहले स्टार्ट कर दीजिए आज। पर नहीं, जब तक वो अलार्म नहीं बजेगी, ये दबाव नहीं आया ना, अभी दबाव नहीं आया है। अलार्म बजेगी तो दबाव आएगा, फिर खड़ा होगा, फिर नहाएगा धोएगा, फिर ऑफिस जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। यानी मुझे भारी दबाव की आवश्यकता नहीं हुई, ना ही मेरे को इसकी जरूरत पड़ी। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही। यानी कि कभी अलार्म बजे तो ठीक है, लेकिन अपने आप उठ जाता हूं, बिना अलार्म के मैं उठ जाता हूं। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। बात तो सही है। वैसे अंदर की बात किसी को बताना, कोई लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या करेंगे, तो बहुत बड़ी बात होती है। यानी कहते हैं कि अभिनय करना, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके सामने, एक अभिनय तो हो रहा है, आप लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे, एक अभिनय तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कुछ अभिनय अच्छा कर सकते हैं, कुछ अभिनय बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कुछ अभिनय जैसे मेरा साथी है जो बस केवल एक ही बात जानता है कि ठीक है पढ़ाना है बच्चों को, इतना पढ़ाओ, इतने अच्छे से पढ़ाओ कि 100 में 100 नंबर ला सके हो। मुस्कुराने वाली बात अलग होती है, क्योंकि अभिनय करने में बहुत बड़ी समस्या आती है इंसान को। तो वही बात कवि कह रहा है कि जो भीतरी व्यवस्था है उसे बखाना बहुत बड़ा कठिन है। कैसे लिखे, लोग क्या समझेंगे उनके बारे में। यानी कि लोग, जब तक इंसान ये समझ लेता है ना कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अरे लोगों को सोचने दो यार, क्या सोच रहा है वो सामने वाला, पता नहीं क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है।
तुम्हारा जो दिल कहता है ना तुम वो करो ना। तुम्हें पढ़ना है 6 घंटे तो 6 घंटे पढ़ो, तुम्हें नहीं पढ़ना 2 घंटे 2 घंटे ही पढ़ना है, बस ईमानदारी से पढ़ो, 2 घंटे काफ़ी आपके लिए। सामने पता नहीं क्या क्या भौंकने भौंकते हैं कुत्ते, तो ऐसे होते हैं भौंकने वाले। बात सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको अपने अनुसार जीना है, किसी दूसरे के अनुसार नहीं जीना है। तो आप अपने दिल की सुना करो, मन की सुना करो हमेशा। दिल और मन बात एक ही है, बताना अलग अलग तो चीज़ होती है, लेकिन मन और दिल है ना, दोनों कनेक्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट। कवि यहां कह रहा है कि भीतरी व्यवस्था जो होती है, जो प्रेरित करती है लिखने के लिए, वह काफी कठिन होता है बताना। लेकिन मैं कैसे बताऊं अपनी व्यवस्था को, मैं एक कविता के जरिए मैं इसे बताता हूं। अब हिरोशिमा की यात्रा करेंगे, देखना। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। मैंने बताया लाहौर से बीएससी किया था इन्होंने। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हो, अणु को तोड़ा जा सके। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। यानी कि जो रेडियम अणु था उसका मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान था, उसके क्या नुकसान है, क्या हानि, क्या लाभ है, क्या हानि, ये सब मुझे पता था क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा है। फिर जब वह हिरोशिमा में अणुबम गिरा, यानी हिरोशिमा में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था 6 अगस्त 9 अगस्त को, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तो हमें अनुभव प्राप्त नहीं होगा। जब हम किसी चीज़ को करेंगे, आज किया, आज अच्छा नहीं किया, कल करेंगे, फिर थोड़ा अनुभव बढ़ता जाएगा, फिर वह जब एक अनुभूति का रूप धारण कर लेता है, अनुभव जो होता है वह जब अनुभूति का रूप धारण कर लेता है तो हमारे एक अंदर से एक कलात्मक रचनात्मक एक कविता निकलती है, फिर हम उसे लिख देते हैं। तो वही है भीतरी व्यवस्था। अब यहाँ कवि कह रहा है कि मैं जब हिरोशिमा में बम गिरा तो मैं उसके बारे में पढ़ा, उसके समाचार पढ़ा, ऐतिहासिक प्रमाण मेरे सामने आए, तो यह सब उनके बारे में कवि बताने की कोशिश कर रहा है तुम्हें। उसकी भीतरी व्यवस्था है जो यूं युद्धकाल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देता है। यानी कि उन्होंने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें बम अपना प्रयोग सफल करने के लिए तो उसमें नदी में बम फेंका जिससे हजारों मछलियां मर गई। चलो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक इंसान जब दूसरे इंसान को मारता है वो बहुत बड़ी एक घटना के रूप में लिया जाता है। वैसे तो कहे तो ये गलत बात है जानवरों को मारना भी, लेकिन फिर भी सफल प्रयोग करके देखते ही हैं। जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती है और जीव की इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उसे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। यानी कि जब एक सफल प्रयोग करने के लिए कोई इंसान कोई किसी भी रॉकेट का, किसी भी वायुयान का जब इस्तेमाल करता है, कोई बम बनाता है, जब उसका कहते हैं ना कि इसका प्रयोग करके देखें ये सफल हुआ है नहीं हुआ है, तो उसको आवश्यकता थोड़ी थी, लेकिन फिर भी जब उसको प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। तो कवि की एक भीतरी व्यवस्था है जो उसको झकझोर देती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कम था आवश्यकता तो कम के लिए प्रयोग करो ना, आप ज़्यादा क्यों किसी जानवर को मार रहे हो। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियो धर्मी तत्वों का अध्ययन करते विज्ञान की उस सीढ़ी तक, ये अभी पढ़ लिया हमने, ये थोड़ा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। बम गिरा उसके समाचार मैंने पढ़े, ये भी हो चुका है, अच्छा ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, रिपीट हो गया है, ये रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखना, छोड़ देना स्लाइड को। अब आगे आइए, ये हमने पढ़ लिया था लेकिन वापस पढ़ रहा हूं। जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतरी उमड़ी थी उसे एक सीमा तक अनुभव द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था मैं, कवि कह रहा है अपने आप में। जापान जाने का अवसर मिला, जब वो जापान गए, हिरोशिमा नागासाकी जब बम गिराया गया तो उन्हें एक अवसर मिला यात्रा करने का जापान, तो वो हिरोशिमा गए, तो तब हिरोशिमा भी गया
वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस तत्व को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ध्यान रखना, 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके MCQ, ध्यान रखना कौन कौन से। नंबर 1, यानी कि जो अनुभव होता है वो अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, लेकिन कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है। यानी कि अनुभव जो होता है वह तो एक घटना है, यानी कि जब व्यक्ति सामने से नहीं देखेगा उस घटना को तब तक अनुभव नहीं होगा। लेकिन जो अनुभूति होती है वो अनुभूति में क्या होती है, संवेदना होता है, विचार होता है, कल्पना होती है। जब विचार, कल्पना, संवेदना जब उस घटना के साथ जोड़ दिया जाता है तब इंसान के एक अंदर से एक आवाज आती है कि इसे लिखा जाए। और जब किसी घटना के साथ आप लोग अपने विचार, कल्पना, भावों को जोड़ देते हैं, संवेदनाओं को जोड़ देते हैं, तो वह बहुत ही एक अच्छी कविता उभर कर बनती है और लोगों को उससे अच्छी जानकारी भी प्राप्त होती है। ये आपको भी ध्यान में रखना है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो गठित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। यानी कि जो हमने देखा है, जो गठित हुआ है और उसमें कल्पना, संवेदना को जोड़ देते तो अनुभूति एक प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा सच हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने घटना को देख लिया, अपने आंखों से देख लिया, लेकिन अब तुरंत तो विचार आएंगे नहीं अलग अलग। जब उनको आप पूरा देख लोगे, फिर आप बस में बैठकर या कहीं पे किसी में बैठकर जब अपने घर आ रहे हो तो फिर सोचते यार ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें ये था, फिर अपने विचार उसमें मिल जाते हैं, तब अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर, यह है कवि को भीतरी व्यवस्था लिखने के लिए जो प्रेरित करती है, यह जो पैराग्राफ वही है। एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद यानी जमा हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़े गई, उन्हें पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यानी जब बम गिरा तो एक दीवार थी, पत्थर था, पत्थर के पास एक इंसान खड़ा होगा। जैसे रेडियोधर्मी अणु के जो अणु थे वो टुकड़े टुकड़े आए तो वो जैसे चिपक गए तो जले तो थे, तो उस इंसान के शरीर को उसने भाप के रूप में उड़ा दिया और उसकी तस्वीर ऐसे कैसे उस पत्थर पर छप गई। और यही व्यवस्था थी कवि को लिखने की, एक कविता लिखने का एक अनुभूति होगी। देखो ये दिख रहा, ये पत्थर है, ये इंसान की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। दिख रही है ना आपको? ठीक है, ये इंसान है, ये पूरा पत्थर है। तो इस तस्वीर ने कवि का जो अंदर का जो कहते हैं ना हार्ट, वो टूट चुका था इसे देख करके। तब यही भीतरी व्यवस्था कवि को लिखने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी यानी कि जो उन्होंने घटना देखी है पत्थर पर लिखी गई, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा मुझे। कवि को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। अवाक होता है अचानक। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता बन गया उस तस्वीर को देखते ही। इसी में से वह व्यवस्था जागी। यानी कि अब तक तो कवि ने बस वो घटना देखी थी, अब उसकी वो अनुभव जो उन्होंने देखा, उस घटना को देखा, तो वो अनुभूति के रूप में कब हुआ, जब उस घटना को देखा तो उसे एक थप्पड़ सा लगा गहरा कि यार ऐसा तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना दुख हुआ होगा, इंसान कितना झुलसा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसे दुख हुआ वहाँ पे।
भीतरी की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई, यानी कि जो आकुलता थी बुद्धि की क्षेत्र से बढ़कर कहाँ आ गई, संवेदना कल्पना विचार में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। मैंने कहा ना अभी, वो आप जब किसी घटना को देख लेते, जब आते हो वहाँ से तो आपको लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा गलत हुआ है, इसका तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हुआ है, लोग कितने कष्ट पाए। तो और उनको जब वो भीतरी व्यवस्था कब जागी, जब वो घटना कब अनुभूति में बदली, जब उनको पत्थर पे चिपकी हुई वो तस्वीर दिखाई दी ना मनुष्य की, जब हम गिरा होगा तो उसको व्यक्ति की, इंसान का जो अंदर का जो भी हार्ड मास था उसको भाप के रूप में उड़ा दिया और वह तस्वीर वहीं की वहीं चिपक गई। इस प्रकार से यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत है, यह मेरे निकट महत्व की बात है, यानी कि मेरे सामने है, मैंने उस अनुभूति को मेरे सामने जन्म होते हुए मैंने देखा है। तो मुझे नहीं पता कि यह कविता अच्छी है या गलत है, लेकिन मैंने अपनी भीतरी व्यवस्था को दूर करने के लिए इस जो अनुभव हुआ, मुझे जो घटना घटी है, इससे मैं मुक्त होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, इसलिए मैंने कविता लिखी है, चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन इंसान तभी लिखता है जब उसकी भीतरी व्यवस्था उसे प्रेरित करती है कि तुम्हें एक कविता लिखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा निबंध मैं क्यों लिखता हूँ, किसके द्वारा था। अगे जी का पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको कोड दिखाई दे रहा है Y323, ये कहाँ यूज करना है, निश्चय बैच 2.0 है। यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं कोड यूज करके Y323 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों हम लोग 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, यदि आप पावरफुल इंग्लिश सीखना चाहते हो, कैसे बोलते हैं, कैसे सीखें हम लोग, तो भी कोड यूज करना है Y323, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आप लोग सीख सकते हैं अवश्य ही, ठीक है। अब आपको जो मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर, प्रत्येक सेशन को पढ़ाया, आपको PDF चाहिए, आपको PYQ चाहिए, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सैम्पल पेपर, MCQ, जो कुछ भी चाहिए वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। कहाँ मिलेगा, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं किया है तो यहाँ सब कुछ आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अब जो सेशन लिया है अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना है, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, आप सभी समझदार हैं, ठीक है। तो अब की बार हमें 100% नंबर लाना है हिंदी विषय में। तो अभी के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय प्यारे बच्चों।